Welcome my dear students to the social science lecture. Today we are going to complete the last part of the chapter number first of political science. As till the previous lecture we have completed the democracy part, social justice and equality part. Now we are going to start with the role of judiciary. But before this, we can have a look on this chart which has representation of the woman in the Lok Sabha. As you can see that we have got independence in 1947 and we made our constitution in 1949, but it came into existence in 1950 and our first election has took place into 1951. तो 1951 में हमारा पहला इलेक्शन हुआ और उसी साल से हमारे वुमेंस का पार्टिसिपेशन भी स्टार्ट हुआ इलेक्शंस के अंदर. सो इन 1951 to 52 देयर आर ओनली 22 वुमेन्स हु आर एमपी का मतलब होता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट. सो इट इज़ ओनली द 4.5%, यानी 4.5% का ही उनका रेशो था पार्टिसिपेशन का. As the year goes on increasing till the 1980s, there women were total 28, that is 5.29%, and as the year goes on increasing in 1999, total women were 49 and 9% as of the total member of parliament. And in the latest election of the last 2014, है ना, 2019 का डेटा अभी तक आया नहीं है इलेक्शंस का, तो 2014 देयर वर टोटल 66 वुमेन्स हु हैव पार्टिसिपेटेड एज एन एमपी एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट विच गिव्स अ 12.15%. सो ये आपको कुछ अमाउंट्स आपको याद रखनी होगी, एग्ज़ाम के अंदर चार्ट के अंदर आपको आ सकता है. तो ये चीज़ें आपको रिमेंबर रखनी है कि कौन से ईयर में कितनी वुमेन्स थी और कितने परसेंट थे. तो ये थोड़ा आपको रिमेंबर करना होगा, ठीक है ना. आप अगर एक दो बार इसको रिवाइज करेंगे तो आपको ये चीज़ें रिमेंबर रहेगी. उसके बाद ना रोल ऑफ जुडिशरी. The judiciary in India has played an important role in strengthening the democracy and helping to make towards achieving the objective of social justice and equality. While interpreting the provisions of constitution, the judiciary has always taken into consideration that the fundamental objective of the constitution and the intention of the constitution makers. इसका मतलब ये होता है कि जुडिशरी का जो पावर है वो इंडिया में सबसे ज़्यादा है. जुडिशरी एक इंडिया के अंदर सोशल जस्टिस और इक्वालिटी मेंटेन करने में सबसे बड़ा पावर टूल है हमारे नेशंस का. और जुडिशरी बॉडी के पास पावर है इंटरप्रेट करने का. इंटरप्रेट का मतलब होता है चेंजिंग इन द कॉन्स्टिट्यूशन. आपको मतलब अलग अलग एक्ट आते रहते हैं, है ना, जैसे प्रिवेंशन ऑफ सती एक्ट हो गया, फिर उसके बाद प्रिवेंशन ऑफ डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट हो गया, उसका अभी आपका ट्रिपल तलाक एक्ट हो गया. ये सारी चीज़ें क्या नए नए लॉज आते रहते हैं और कुछ लॉज को रिपील्ड भी किया जाता है. रिपील्ड का मतलब होता है कैंसल्ड. तो ये लॉज जब लाती है तो इसके पास पावर किसके पास रहता है? जुडिशरी के पास. तो जुडिशरी इंटरप्रेट करती है, लेकिन उसको चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ती. दो चीज़ें. कौन सी दो चीज़ें? फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इंटेंशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर. जिन्होंने ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है उन्होंने किस चीज़ को सोच के बनाया, वो सोच चेंज नहीं होनी चाहिए. और इसका क्या ऑब्जेक्टिव है? फंडामेंटल राइट्स में कुछ चीज़ें चेंज होनी चाहिए, तो लेकिन वो फंडामेंटल राइट्स चेंज होगी लेकिन फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव चेंज नहीं होना चाहिए. किसका फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव? कॉन्स्टिट्यूशन का ऑब्जेक्टिव चेंज नहीं होना चाहिए. तो ये चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन ने जुडिशरी को बताई है. We will always try to understand the contribution of the judiciary in this regard with the help of following points. अब इस चीज़ें कुछ पॉइंट्स दिए गए, उस पॉइंट्स के हिसाब से हम अंडरस्टैंड करते हैं कि जुडिशरी की इंडिया के अंदर क्या पावर है. द बेसिक फ्रेमवर्क ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. द कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ डायनामिक. डायनामिक का मतलब होता है बहुत सारी चीज़ें हैं. इसको पढ़ने में ये बहुत ही ब्रीफ है. ब्रीफ मतलब बहुत बड़ा है. इसको स्टडी करने में बहुत ज़्यादा टाइम, लेकिन इसके अंदर हर एक वो चीज़ इंक्लूड की गई है जो इंडिया के अंदर हर हर पॉपुलेशन, हर कम्युनिटी, हर कास्ट, हर रिलीजन के लिए कुछ ना कुछ प्रिवेंशंस इसके अंदर दिए गए हैं. द कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ डायनामिक, इट इज़ अ लिविंग डॉक्यूमेंट. हम इसको जीता जागता एक ग्रंथ मानते हैं. क्यों? क्योंकि इसके अंदर की चीज़ें हमारे डे टू डे एक्टिविटी या हमारे बिजनेस या हमारे रूल्स रेगुलेशंस, हमारे हर चीज़ के ऊपर इम्पैक्ट करते हैं. सो वी कॉल दैट द कॉन्स्टिट्यूशन इज़ एन लिविंग डॉक्यूमेंट. द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ द चेंज अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग कंडीशन एंड द पार्लियामेंट हैज़ द पावर टू मेक दोज चेंजेस. किसके पास ही ज़्यादा पावर है? पार्लियामेंट. और अगर पार्लियामेंट में जब ये बिल पास नहीं हो पाता है तो इसको कहाँ पे फेस ऑफ किया जाता है? सुप्रीम कोर्ट के अंदर. और एट लास्ट सुप्रीम कोर्ट में जब ये पास हो जाता है, पार्लियामेंट में भी पास हो जाता है, तो लास्ट में प्रेसिडेंट असेंट के बाद उसको क्या बन जाता है? वो लॉ बन जाता है.
अब यहाँ देखो, द जुडिशरी हैज़ एक्सेप्टेड दिस पावर ऑफ पार्लियामेंट टू मेक द चेंजेस इन द कॉन्स्टिट्यूशन, बट एट द सेम टाइम स्पेसिफाइड द लिमिटेशन ऑन दिस पावर। जुडिशरी के पास ये पावर तो दिया है उन्होंने पार्लियामेंट को, किसने पावर दिया है? जुडिशरी ने, लेकिन कुछ स्पेसिफाइड भी कर देता है, उनके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस भी डाल देता है, लिमिटेशंस भी डाल देता है कि आपको इस हद से ज़्यादा चेंजेस नहीं करना है। द जुडिशरी हैज़ टेकन अ स्टैंड दैट द पार्लियामेंट वाइल अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट ऑल्टर द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बेसिक स्ट्रक्चर मतलब क्या? प्रियम्बल हो गया, फंडामेंटल राइट्स हो गए, इसके अंदर ज़्यादा चेंजेस नहीं कर सकता। तो इसको मतलब क्या, वो चीज़ों को ध्यान में रखना है कि बेसिक स्ट्रक्चर उसका चेंज हो पाए नहीं। सेकेंड, सिग्निफिकेंट जुडिशियल डिसीजंस। अब इसके इंडिया के अंदर कौन से ऐसे डिसीजंस लिए गए उस टाइम में जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन माने गए? कैसे? देखो यहाँ पे, द प्रोटेक्शन प्रोवाइडेड टू द सिटीजन्स बाय द फंडामेंटल राइट्स in the constitution has been made and more meaningful through the various decisions of the judiciary. Some of the important subjects on which the court has given the judgment, like rights of children, protection of human rights, protection of honor and dignity of women, individual freedom and tribal empowerment। अब ये जो कुछ कंडीशंस है, कुछ लॉज ऐसे बनाए हैं, कुछ डिसीजन ऐसे सुनाए जिन्होंने पूरी सोसाइटी में एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन लेके आ गया। किसने सुनाए ये डिसीजन? जुडिशरी ने। कौन कौन से वो डिसीजन थे? राइट्स ऑफ चिल्ड्रन, आपको मालूम है 14 ईयर्स तक आपका राइट है एजुकेशन का, आपको कोई भी लेबर वर्क नहीं करवाया जा सकता। अगर आपको कहीं पे भी 14 ईयर्स से पहले लेबर वर्क करते हुए देखा गया तो जो लेबर आपको करवा रहा है उसके ऊपर भी केस हो जाएगा और आपकी फैमिली यानी आपके पेरेंट्स के ऊपर भी केस हो सकता है। तो ये राइट्स दी गई है चिल्ड्रन, बच्चों के लिए राइट्स दी गई है। उसके बाद प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट, इंसानियत राइट। इंसान के पास कौन सी राइट है? राइट टू लिव, राइट टू फ्रीडम, राइट टू इक्वालिटी। ये सब अगर कोई भी राइट्स अगर कोई छीन ले तो उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई गवर्नमेंट करती है अकॉर्डिंग टू द लॉ। नेक्स्ट वन, प्रोटेक्शन ऑफ ऑनर। ऑनर मतलब इज्जत, रिस्पेक्ट, सेल्फ रिस्पेक्ट जो होती है, डिग्निटी ऑफ वुमन, उसको भी प्रोटेक्ट करने का काम किसका है? गवर्नमेंट का। पहले लोग कहते थे कि जो वुमन है वो एज एन बोलते ना लोग, वुमन को सेकेंडरी जेंडर ट्रीट करते थे और कहते थे वुमन इज़ अ बर्डन ऑन द मेन। औरत जो है वो एक बोझ है किस पे? वुमन, मेन पे, इंसान मर्द पे। लेकिन अब वो चीज़ें क्या होने लग गई? चेंज होने लगी और गवर्नमेंट ने क्या कहा? वुमन कैन बी अ सेल्फ, वुमन ऑल्सो हैव द सेल्फ रिस्पेक्ट एंड वुमन also being treated equally to the men। so गवर्नमेंट ने उसके लिए भी प्रोटेक्शन ऑफ ऑनर एंड द डिग्निटी ऑफ वुमन एक्ट करके निकाला गया है। उसके बाद इंडिविजुअल फ्रीडम, हर एक की आज़ादी के लिए भी एक इंडिविजुअल लॉ बनाया गया है। ट्राइबल एम्पावरमेंट, जो जनजाति, जो पिछड़ी जनजाति है, जो ट्राइबल है, आदिवासी लोग हैं, उनके एम्पावरमेंट के लिए, जैसे भील जनजाति हो गई, मीना जनजाति हो गई, ये सब ट्राइबल पॉपुलेशंस है, इनके एम्पावरमेंट के लिए सम रिजर्वेशन कैटेगरी हैज़ बीन प्लेस, सम काइंड ऑफ एजुकेशन ग्रांट हैज़ been taken place given by the government to the tribal population and which shows the tribal empowerment and this efforts has made the political process in India more mature। मतलब अब इस चीज़ के बाद पॉलिटिकली जो पावर था वो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने लग गया। एंड इन दिस चैप्टर वी हैड टू कर रिव्यू ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट ऑन द बेसिस ऑफ इन कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये सारी चीज़ें इसमें बताया कि हमने क्या क्या पढ़ा है, ये इंपॉर्टेंट इतना नहीं है। ठीक है सर, अभी आप देखते हैं हम इस बॉक्स के अंदर क्या क्या चीज़ें दी गई है। ये अभी मैं आपको फर्स्ट चैप्टर है इसके लिए मैं पढ़ा रहा हूँ, अदरवाइज़ जो डू यू नो का पार्ट है या ट्राई टू अंडरस्टैंड, प्लीज़ अंडरस्टैंड, ये जो पार्ट है ये आपको सेल्फ स्टडी का पार्ट है, आपको खुद ही अपने हिसाब से इसको स्टडी करना होगा। अब देखो बेसिक स्ट्रक्चर मैं कब से बोल रहा था ना, तो बेसिक स्ट्रक्चर होता क्या है वो यहाँ पे देखो। द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जनरली इंक्लूड द प्रोविजंस like republican and democratic form of government, federal structure of the constitution, promotion of unity and integrity of the nation, sovereignty of the nation, secularism and the supremacy of the constitution। रिपब्लिक का मतलब होता है पब्लिक के थ्रू गवर्नमेंट बनना, डेमोक्रेटिक का मतलब होता है ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ये गवर्नमेंट होगा तो उसको बोलते हैं हम डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। तो हमारे इंडिया में रिपब्लिक गवर्नमेंट भी है, पब्लिक की गवर्नमेंट है और पब्लिक के थ्रू गवर्नमेंट है, तो रिपब्लिक एंड डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। फेडरल स्ट्रक्चर का मतलब होता है दो स्टेट पावर। दो स्टेट पावर का मतलब क्या होता है? एक सेंट्रल पावर अलग रहेगा, स्टेट पावर अलग रहेगा। स्टेट में भी दो लेवल पावर है, स्टेट में भी क्या रहता है? एक स्टेट लेवल पावर अलग रहता है, ज़िला लेवल पावर अलग रहता है। ज़िले में भी दो पावर होती है, एक ज़िला लेवल पावर होता है, एक ग्रामीण और आपकी सिटी लेवल पावर होता है। तो हर एक जगह पे क्या होना चाहिए? टू स्टेज पावर होना चाहिए। इसको बोलते हैं फेडरल स्ट्रक्चर। इसको क्या कहते हैं? फेडरल स्ट्रक्चर। बट द पावर मस्ट बी कंट्रोल अंडर ऑफ द सेंटर।
स्टेट के पास कितना भी पावर हो, जिला के पास कितना भी पावर हो, विलेज में कितना भी पावर हो, या नगर सेवक के पास कितना भी पावर हो, बट एट लास्ट द फाइनल डिसीजन मस्ट बी अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट। इंडिया में भी वही चलता है कि हमारी इंडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट सबसे ज़्यादा पावरफुल होती है। उसके बाद प्रमोशन ऑफ यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, है ना, राष्ट्रीय एकाग्रता जो है और जो यूनिटी है, इंटीग्रिटी मतलब एक साथ मिलजुल के जो रहना है, इस चीज़ को प्रमोट करना है, ये बेसिक स्ट्रक्चर में आता है। उसके बाद सोवरेनिटी, सोवरेनिटी मतलब आज़ादी, देश की आज़ादी को बरकरार रखना है, ये बेसिक स्ट्रक्चर में आता है। सेक्युलरिज्म, सेक्युलरिज्म का मतलब होता है सर्वधर्म सम्मान वाली नीति, है ना, हम हर एक रिलीजन को इंपॉर्टेंट देते हैं हमारे कंट्री में, ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर में आता है। उसका सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, है ना, कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान से बढ़कर हमारे कंट्री में कुछ भी नहीं है, इंसान से बढ़कर भी संविधान है ना, संविधान के अंदर यानी हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो लॉज दिए गए वो हमेशा सुप्रीम रहेंगे, वो हमेशा क्या रहेंगे, सुप्रीम। सो दिस आर द सम काइंड ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर विच इज़ गिवन बाय द लॉ। अब ये दो जो पार्ट है आप खुद अंडरस्टैंड कर लीजिएगा, ठीक है। अब आपके फिल इन द ब्लैंक्स, आंसर आप टिक कर लेंगे, इसके अंदर मैं आपको कुछ बता देता हूँ। फिल इन द ब्लैंक्स हो गया, ट्रू और फॉल्स हो गया, ये मैं बता देता हूँ। बाकी शॉर्ट नोट्स और फॉलोइंग कंसेप्ट्स हो गया, उसके बाद आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस हो गए, ये आप टारगेट हो या किसी भी बुक से आप रेफर कर सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट का आंसर है इन महाराष्ट्र डैश सीट्स आर रिजर्व फॉर वुमेन इन द लोकल सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशन। तो महाराष्ट्र में 50% है और बाकी स्टेट्स में कितने हैं, 33%। Which of the following laws created a favorable environment for women to secure freedom for self respect? वुमन के लिए कौन सा लॉ है? इन्फॉर्मेशन नहीं। डावरी प्रोहिबिशन, हाँ वुमन के लिए डावरी हो सकता है, ओके। फूड सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी नहीं, सबके लिए, सिर्फ वुमन के लिए नहीं है। नन ऑफ द अबव, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बी वाला आंसर है। तो इसका आंसर क्या रहेगा, डावरी प्रोहिबिशन एक्ट। एसेंस ऑफ डेमोक्रेसी किसके अंदर है? एसेंस ऑफ डेमोक्रेसी डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। हमारी इंडिया के अंदर की जो डेमोक्रेसी है वो किसके अंदर बसती है? डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। एक ही के पास पावर नहीं, राजा जैसा कोई रूल नहीं है, हमारे पास क्या है, डिसेंट्रलाइज है। सेंटर पावर को रूल है लेकिन डिसेंट्रलाइज पावर है, सभी के पास बराबर की पावर है, तो ये डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। State whether the following statement are true or false. Give reason for your answer. First one, India democracy is considered as the largest democracy in the world. True, क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द अदर डेमोक्रेटिक वर्ल्ड, इसके लिए इंडिया इज़ कंसिडर्ड एज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी। Secrecy in the working of government has increased due to the right of information. False, बल्कि यहाँ पे क्या हो गया, ट्रांसपेरेंसी ऑफ द गवर्नमेंट, ट्रांसपेरेंसी इन द वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट हैज़ इंक्रीज ड्यू टू द राइट ऑफ इंफॉर्मेशन। The nature of constitution is seen as a living document. True, yes, the constitution is seen as a living document in our country. तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, आपको इसके साथ साथ रीज़न भी देने हैं। रीजन्स आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं या मैंने जो बताया वो भी आप लिख सकते हो, ठीक है। सो नाउ इन द नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द ज्योग्राफी पार्ट एंड होप यू अंडरस्टैंड बेटर, एंड इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट देन यू कैन ask in the message to sir, and sir will reply me and I will clear your doubts. So my dear students, we will meet in the next lecture.